Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss chapter number 12, The Modern Age in Europe, Reformation. अब बेटा क्या होता है रेफॉर्मेशन? तो 16th सेंचुरी में 16th सेंचुरी कौन सा टाइम है जो 1501 से स्टार्ट होकर 1600 तक चलेगा? तो 16th सेंचुरी में हुआ क्या, बहुत सारे रिलीजियस मूवमेंट्स हुए और रिलीजियस मूवमेंट्स के ग्रुप को ही क्या कहा जाता है? रिफॉर्मेशन या रिफॉर्मेशन। ठीक है, रिफॉर्मेशन एक नाम है जो दिया गया है किसको? ग्रुप ऑफ रिलीजियस मूवमेंट्स। बहुत सारे रिलीजियस मूवमेंट्स हुए, इनके ग्रुप को ही जो नाम दिया गया है वो ही है रेफॉर्मेशन या रिफॉर्मेशन। ये कब हुआ बेटा? 16th सेंचुरी में हुआ और इसको करने वाले कौन थे? क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस ने क्या किसके अगेंस्ट में किया? अगेंस्ट द ड्रॉबैक्स ऑफ द चर्च। चर्च में बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस होने लग गई थी जो अप्रोप्रिएट नहीं थी। अच्छा, अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो पूरी क्रिश्चियनिटी किस पे बेस्ड है? बाइबल पे, जीसस क्राइस्ट की लाइफ पे। तो चर्च की कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी थी जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई थी। जैसे जीसस क्राइस्ट की अगर हम बात करें तो वो सिंपल लाइफ जीते थे, कभी भी उन्होंने वेल्थ का एक्यूमुलेशन नहीं किया। पर चर्च में अब ये प्रैक्टिस शुरू हो गई थी तो बहुत सारे क्रिश्चियंस को लगा भाई ये तो सही नहीं है। तो उन्होंने जो चर्च के ड्रॉबैक्स थे, जो ऑब्जेक्शनेबल प्रैक्टिसेस थी क्लर्जीमैन की, जो क्लर्जीमैन होते हैं, जो फादर होते हैं, जो चर्च को संभालते थे, जो क्लर्जीमैन थे, उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शनेबल प्रैक्टिसेस को ऑप्ट किया जो क्रिश्चियंस को पसंद नहीं आई। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि भाई नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हमारे जीसस क्राइस्ट, हमारी बाइबल इसकी सैंक्टिटी नहीं देती हैं, वो कभी भी ऐसा करने को, कहने को नहीं कहती है। तो लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाना स्टार्ट कर दिया। क्लर्जीमैन आप समझ गए ना बेटा, फादर जो चर्च में रहते हैं, है ना। आप और भी पादरी बोल सकते हैं उनको। जो मेन टारगेट था बेटा इस रिफॉर्मेशन मूवमेंट का, या रिफॉर्मेशन मूवमेंट का, वो थे कौन? पोप। क्लर्जीमैन। तो जो पोप हुआ करते थे बेटा वो कौन थे? हाईएस्ट अथॉरिटी इन द चर्च हायरार्की। चर्च की हायरार्की की बात करें तो टॉप पोजीशन में होते हैं पोप। अभी भी है पोप बेटा। जो अभी करंट पोप है वो है पोप फ्रांसिस। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पोप की पोजीशन अब खत्म हो गई है, पोप अभी भी हैं। आप लोग अभी गूगल पे सर्च करो पोप फ्रांसिस तो आपको दिखेंगे। बहुत ही प्यारे, मतलब दिखने में एकदम सुंदर से, देख के ही लगता है कितने अच्छे हैं वो। ये जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट था ये कब आया? 16th सेंचुरी में आया। किसके अगेंस्ट में आया? चर्च की कुछ ऑब्जेक्शनेबल प्रैक्टिसेस जिनको कौन करते थे? क्लर्जीमैन। उसके अगेंस्ट में क्रिश्चियंस ने स्टार्ट किया मूवमेंट को। जो मेन टारगेट था इस मूवमेंट के वो थे पोप। पोप कौन होते हैं बेटा? हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं चर्च की हायरार्की में। चर्च में बहुत सारी पोजीशंस होती हैं, फादर, क्लर्जीमैन, पोप। तो उसमें से जो हाईएस्ट पोजीशन रखते हैं वो होते हैं पोप। तो पोप मेन टारगेट हुआ करते थे रिफॉर्मेशन मूवमेंट की। और बेटा जब ये मूवमेंट्स आए वन बाय वन, तो यहाँ पर हमने देखा कि एक स्प्लिट क्रिएट हो गया है किसमें? क्रिश्चियन चर्च में। अब चर्च दो भागों में बंटने लग गया। एक जो भाग था, एक जो लोगों का ग्रुप था वो पोप के लॉयल थे। रोम में जो पोप होते हैं उनके जो लॉयलिस्ट थे उनका बन गया एक ग्रुप, और एक ग्रुप उनका बन गया जो लोग पोप की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे थे। दूसरे वो लोग जो ब्रोक अवे हुए, टूटकर अलग हो गए, किससे? रोमन चर्च से, या चर्च एट रोम में जो चर्च था उससे। दो भाग हो गए ना। पहला वो जो पोप के लॉयलिस्ट थे, जो पोप के साथ खड़े रहे। दूसरे वो जो चर्च से अलग हो गए। द फॉर्मर वर नोन एज रोमन कैथोलिक्स। फॉर्मर मतलब जो पहले जो थे उन्हें हमने रोमन कैथोलिक्स कहा, और दूसरे वालों को क्या कहा? प्रोटेस्टेंट। तो प्रोटेस्टेंट लोग ही वो लोग थे जिन्होंने रिफॉर्मेशन मूवमेंट को एंड तक पहुंचाया। ठीक है, क्लियर है? रोमन कैथोलिक्स कौन? जो रोमन चर्च को मानते थे, जिन्हें ऐसे लगता था कि पोप ही फाइनल अथॉरिटी है, ये जो भी कहते हैं वो बिल्कुल सही है।
प्रोटेस्टेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे चर्च के अगेंस्ट में, पोप के अगेंस्ट में। बेटा ये जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट थी ये एक कंट्री तक सीमित नहीं रही, ये ब्रोकआउट हुई बहुत सारी कंट्रीज़ में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया, चेकोस्लोवाकिया, स्विट्ज़रलैंड, स्कॉटलैंड। मतलब देखो जब भी हम सुधार की बात करते हैं एक आधा कंट्री में अगर कुछ होता है तो ऐसे लगता है ना कि भाई अगर कहीं कुछ अच्छा हो रहा है तो सारी कंट्रीज़ में हो, और ऐसा ही हुआ रिफॉर्मेशन के साथ भी कि भाई इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में भी हुआ, चेकोस्लोवाकिया में हुआ, स्विट्ज़रलैंड में हुआ, स्कॉटलैंड में हुआ। बेटा एक बात और ध्यान रखना कि अगर हम इंग्लैंड चर्च की बात करें, फ्रांस चर्च की बात करें या जर्मनी की बात करें तो यहाँ पर चर्च की प्रैक्टिसेस सेम नहीं होती हैं, बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। डच में अगर आप डच चर्च को देखोगे तो वहाँ पर अलग प्रैक्टिसेस है, जर्मनी में अलग है, फ्रांस में अलग है। तो हाउएवर ऑल प्रोटेस्टेंट डिड नॉट शेयर द सेम रिलीजियस बिलीफ, सारे प्रोटेस्टेंट के सेम रिलीजियस बिलीफ्स नहीं थे, सेम रिचुअल्स नहीं थे। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि जितने भी प्रोटेस्टेंट थे, भले इंग्लैंड के, फ्रांस के, जर्मनी के, इनके एक जैसे रिलीजियस बिलीव होंगे, एक जैसे रिचुअल से परफॉर्म करते होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब बेटा देखो रिलीजियस बिलीफ्स तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। रिचुअल्स की अगर हम बात करें तो कर्मकांड, अनुष्ठान, पूजा करने का तरीका, तो चर्च में जिस भी तरीके से प्रेयर की जाती होगी वो तरीका, ठीक है, तो ये अलग अलग था। जो प्रोटेस्टेंट थे एक कंट्री के और जो प्रोटेस्टेंट थे दूसरी डिफरेंट कंट्रीज़ के, वो बहुत अलग थे, डिफरेंट वेज में अलग थे। द प्रोटेस्टेंट ऑफ वन कंट्री एंड दोज ऑफ अनदर डिफर्ड फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज, अलग अलग तरीक़ों से ये अलग थे। मतलब अलग अलग तरीक़ों से अलग थे, कौन सी बात हुई, मतलब उनमें डिफरेंस तो था। आप ऐसे नहीं कह सकते कि आप इंग्लैंड के किसी व्यक्ति को खड़ा करें जो प्रोटेस्टेंट है और जर्मनी के तो उनकी सेम रिलीजियस प्रैक्टिसेस होंगी, सेम रिचुअल्स होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक दूसरे से बहुत डिफरेंट थे। अब बेटा एक चीज़ जो आपको और लर्न कर लेनी है वो है कैल्विनिज्म। कैल्विनिज्म क्या है? एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म। प्रोटेस्टेंटिज्म का जब एक्सट्रीम फॉर्म आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? कैल्विनिज्म। प्रोटेस्टेंट ब्रांच जो है क्रिश्चियनिटी की, उसमें हमने क्या देखा कि भाई ये चर्च की कुछ प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में थे, ये पोप की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे थे, यही पढ़ा ना हमने। तो बेटा जब एक्सट्रीम फॉर्म में प्रोटेस्टेंटिज्म होगा तो उसे क्या कहेंगे? कैल्विनिज्म। अब समझ में नहीं आ रहा होगा कैल्विनिज्म क्या है। तो जॉन कैल्विन थे और उनके कुछ फॉलोअर्स थे, वो चर्च के, पोप के, चर्च के प्रैक्टिसेस के बिल्कुल अगेंस्ट में थे, हर चीज़ को बिल्कुल नए तरीके से, अलग तरीके से करना चाहते थे। तो जॉन कैल्विन के जितने भी फॉलोअर थे और जो लोग इनसे जुड़ते गए, है ना, उन्हें क्या कहा गया? कैल्विनिज्म। तो कैल्विनिज्म में क्या किया जॉन कैल्विन ने और उनके फॉलोअर ने? एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म को ऑप्ट किया। बेटा ऐसे ही प्रेस्बाइटेरियनिज्म ऑफ स्कॉटलैंड, प्यूरिटेनिज्म ऑफ इंग्लैंड, प्रेस्बाइटेरियनिज्म ऑफ स्कॉटलैंड, ये भी कैल्विनिज्म की तरह ही है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, स्ट्रिक्ट है, ऑस्टेरिटी है। फिर से ध्यान से सुनो बेटा, प्रेस्बाइटेरियनिज्म जो स्कॉटलैंड में है, प्यूरिटेनिज्म जो इंग्लैंड में है, ये बिल्कुल सिमिलर है किसकी तरह? कैल्विनिज्म की तरह। कैसे? ये तीनों ही सिंपल है, साधारण है, जनमानस को इजीली समझ में आने वाले हैं। स्ट्रिक्टनेस मतलब कुछ ना कुछ जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ऑस्टेरिटी का मतलब यहाँ पर आडंबरहीनता हो सकता है कि भाई आडंबरहीन को कैसे बोलेंगे, मतलब कोई दिखावा वगैरह नहीं है। और ऑस्टेरिटी को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि बहुत डिसिप्लिन्ड, संयम में रहना पड़ेगा। तो कैल्विनिज्म सिंपल है, रूल्स रेगुलेशन को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही पड़ेगा। ऑस्टेरिटी मतलब आपको संयमित रहना है, डिसिप्लिन रहना है, दिखावा नहीं करना है। तो कैल्विनिज्म हो, प्यूरिटेनिज्म हो या प्रेस्बाइटेरियनिज्म हो, ये तीनों ही सिंपल है, स्ट्रिक्ट है और ऑस्टेरिटी है इनके अंदर। ऑल्दो दीज मूवमेंट्स वर ऑर्गेनाइज्ड बाय डिफरेंट पीपल,
ये जितनी भी मूवमेंट हमने पढ़ी, भले ही वो जॉन कैल्विन का कैल्विनिज्म हो, प्यूरिटेनिज्म हो या प्रेस्बाइटेरियनिज्म हो, इनको ऑर्गेनाइज करने वाले लोग अलग अलग थे। तो बेटा ये तीनों ही मूवमेंट जो थी, जो अभी हमने पढ़ी, या और भी कोई मूवमेंट थी, तो ये सारी मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले डिफरेंट डिफरेंट लोग थे। डिफरेंट डिफरेंट नेम्स के अंदर इन्हें ऑर्गेनाइज किया गया, पर इन्हें कलेक्टिवली क्या कहा गया? रिफॉर्मेशन या रिफॉर्मेशन। कैल्विनिज्म हो, प्यूरिटेनिज्म हो, प्रेस्बाइटेरियनिज्म हो, इन सबको अलग अलग जगह पर अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग नाम से ऑर्गेनाइज किया है बेटा, पर हम इन्हें कलेक्टिवली क्या कहते हैं? रिफॉर्मेशन। कैल्विनिज्म भी रिफॉर्मेशन है, प्यूरिटेनिज्म भी रिफॉर्मेशन है, प्रेस्बाइटेरियनिज्म भी रिफॉर्मेशन है। इन सब का क्योंकि एम एक ही था, एग्जिस्टिंग चर्च को रिफॉर्म करना। एग्जिस्टिंग चर्च को रिफॉर्म करने के लिए ही ये डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स आए थे। अब वो क्या कारण थे, क्या कॉजेस थे जिनकी वजह से रिफॉर्मेशन जैसा कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आया? क्यों सुधार की ज़रूरत पड़ी? ठीक है, लोगों ने क्यों सोचना चालू किया कि यार ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए? तो बहुत सारे रीजंस तो रहे होंगे ना। तो अब हम रिफॉर्मेशन के कॉजेस को जानेंगे। पहला था डिससेटिस्फैक्शन विद द प्रैक्टिसेस ऑफ कैथोलिक चर्च। लोगों के मन में डिससेटिस्फैक्शन था कि भाई ये जो प्रैक्टिसेस कैथोलिक चर्च में चल रही हैं, प्रेवलेंट हैं, ये सही तो नहीं है यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। हर व्यक्ति पर्सनली, बेटा जो कैथोलिक चर्च थे अर्ली मिडेवल पीरियड में, वो बहुत ही ज़्यादा हायरार्किकल हो गए। ठीक है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन गई जहाँ पर आपको एक बड़ी हायरार्की के थ्रू कोई काम कराना होगा। ठीक है, और इस हायरार्की के टॉप पर बैठे होते थे कौन? पोप। हायरार्की का मतलब क्या होता है? अगर मुझे कोई काम कराना है तो पहले मैं इससे मिलूँ, फिर ये इससे मिलेगा, फिर ये इससे मिलेगा, फिर टॉप पोजीशन पे जो पोप होंगे वो कोई डिसीज़न लेंगे। मतलब हम सीधे पोप से बात नहीं कर सकते। इस तरीके की बहुत बड़ी वास्ट हायरार्की को मेंटेन करते थे कौन? चर्च। और इस पूरी हायरार्की के, इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को के हेड हुआ करते थे रोम में बैठे पोप। जो पोप होते थे उनके पास सुप्रीम अथॉरिटी थी। पूरी हायरार्की में कौन कैसे काम करेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, इसको सोलली हैंडल करते थे पोप। जो पोप हुआ करते थे वो सुप्रीम अथॉरिटी हुआ करते थे पूरी हायरार्की के ऊपर। वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखते थे हर चीज़ के ऊपर। उन बड़ी ग्रेट अमाउंट में उनके पास अथॉरिटी थी, वो उसको एक्सरसाइज करते थे, और वो भी डायरेक्टली। और सिस्टमैटिक एफर्ट लगाए जाते थे कि भाई जो चर्च की अथॉरिटी है उसको हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, हर व्यक्ति को उसके ऊपर थोपा जाए, भले ही वो हाई हो या लो हो। मतलब चर्च जो कह देगा वही राजा को भी मानना है, चर्च जो कह देगा वही कॉमन पीपल को भी मानना है। तो आपकी पोजीशन हाई है, लो है, इमटेरियल है, चर्च की अथॉरिटी आपके ऊपर काम करेगी, और ये काम करे ही, इसके लिए सिस्टमैटिक एफर्ट लगाए जा रहे थे। पर 14वीं सेंचुरी में जो लोग थे वो डिससेटिस्फाइड रहने लगे चर्च की कुछ प्रैक्टिसेस से, और ये जो डिससेटिस्फैक्शन था इसी की वजह से रिफॉर्मेशन आया, रिफॉर्मेशन मूवमेंट आई। और जो चर्च की प्रैक्टिसेस थी, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि भाई वो क्या प्रैक्टिसेस थी चर्च की जिससे लोग इतने डिससेटिस्फाई हुए। पहला तो था इकोनॉमिक फैक्टर। बेटा अगर इकोनॉमिक फैक्टर की हम बात करें तो मिडिल एजेस में जो चर्च हुआ करते थे उनके पास होती थी बहुत प्रॉपर्टी, बहुत नहीं बहुत सारी प्रॉपर्टी। आप लोगों ने जब फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा 8th में, याद है फ्रेंच रेवोल्यूशन? उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ना कि वहाँ पर चर्च भी टैक्स लगाते थे और किंग भी टैक्स लगाता था। चर्च के पास मैक्सिमम लैंड का कंट्रोल था, तो चर्च के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हुआ करती थी। तो मिडिल एजेस में हमने देखा चर्च के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, जिससे एम्पल इनकम, बहुत बड़े अमाउंट में इनकम चर्च को मिलती थी। इसके अलावा ये 1/10 जो था चर्च टैक्स भी लगा देता था लोगों की इनकम पे। अगर हम टैक्स ना भी बोलें तो देखो, बिसाइड्स ये तो चर्च की इनकम का जरिया था ही कि उसके पास बहुत वास्ट प्रॉपर्टीज़ थी। इसके अलावा वो क्या करता था, 1/10 जो इनकम होती थी किसी भी व्यक्ति की वो भी चर्च को देना पड़ता था। इसको बोलते थे टीथ। क्या बोलते थे? टीथ। ये टीथ जो है वो टैक्स का ही एक फॉर्म है कि भाई आपकी जो भी इनकम है उसका 10% आपको चर्च को देना है। बेटा चर्च की तो महिमा ही निराली थी मिडिल एजेस में या मिडिवल पीरियड में।
पहले तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के ही मालिक हुआ करते थे जिससे वो इनकम जनरेट करते थे, फिर टीथ लगा देते थे लोगों के ऊपर कि आपको आपकी इनकम का 1/10 चर्च को देना है। इसके अलावा भी एक और अमाउंट वो कलेक्ट करते थे जिसे कहा जाता था पीटर्स पेंस। लोगों से एक और अमाउंट ये कलेक्ट करते थे जिसका नाम क्या दिया गया था, पीटर्स पेंस। बेटा पोप लियो 10th जो हुए ना, वो चाहते थे सेंट पीटर्स चर्च बनाना। भाई चर्च बनाना है तो आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है तो टीथ में आप इतना बड़ा अमाउंट कलेक्ट करते रहे, उससे बनाओ नहीं। पर पोप लियो 10th को एक नया ही आइडिया दिमाग में आया जिससे हम आज तक का वर्स्ट आइडिया कह सकते हैं जो किसी क्लर्जी, किसी पोप के दिमाग में आया होगा। मीन्स यार वर्स्ट में भी अगर कुछ वर्स्ट था तो वो यही था, वो था सेलिंग ऑफ इंडल्जेंसेस। अब इंडल्जेंसेस क्या है वो मैं आगे बताती हूँ आपको। इंडल्जेंसेस को आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो पार्डन सर्टिफिकेट। तो पोप लियो एक्स क्या बनाना चाहते थे, सेंट पीटर्स चर्च बनाना चाहते थे। इसकी वजह से उन्होंने क्या इशू करना चालू कर दिया, पार्डन सर्टिफिकेट्स। पार्डन सर्टिफिकेट्स बोले तो इंडल्जेंसेस। अब इंडल्जेंसेस क्या होते हैं वो सुनो। अगर आपने कोई भी पाप किया हो, पाप मीन्स व्हाट, आपसे कुछ भी गलती हो गई हो, आपने किसी का मर्डर कर दिया हो, किसी का रेप कर दिया हो, किसी के यहाँ चोरी कर ली हो या कुछ भी XYZ, तो आप बस चर्च को कुछ दान कर दो, आपके पाप धुल जाएंगे। आपको चर्च पार्डन सर्टिफिकेट इशू कर देगा, इंडल्जेंस इशू कर देगा। देखो मैं मर्डर कर दूं, चर्च के पास चली जाऊं, 2-5 लाख रुपए उसे दान दे दूं तो मेरे ऊपर से मर्डर का जो पाप है वो धुल जाएगा। इस टाइप की एक प्रैक्टिस थी पार्डन सर्टिफिकेट्स। सो पार्डन सर्टिफिकेट्स इशू किए गए, किसको इशू किए गए, उन लोगों को जो मनी देते हैं चर्च बिल्ड करने के लिए। अब मनी कौन से लोग दे रहे थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती की थी। इंडल्जेंसेस वो लेटर्स, इंडल्जेंसेस क्या थे, वो लेटर्स थे विच रेमिटेड पनिशमेंट, जो पनिशमेंट को ख़त्म कर देते थे, ऑफ द सिनर, जो पापी है जिसने कुछ ना कुछ गलत किया है उसकी पनिशमेंट को रेमिट करने का सर्टिफिकेट थे पार्डन सर्टिफिकेट या इंडल्जेंसेस। आप इन्हें खरीद सकते थे बोथ इन दिस लाइफ एंड आफ्टर द डेथ। डेथ के बाद भी आपको कोई समस्या ना हो, इस जीवन में भी कोई समस्या ना हो, इसलिए आप इंडल्जेंसेस खरीद लो। नॉर्मली जो प्रीस्ट होते थे वो पीनेंस और पनिशमेंट देते थे किसी पर्सन को जिसने कोई ना कोई क्राइम, कोई ना कोई पाप किया होता था, ठीक है। और कई बार ऐसा भी कहा जाता था कि उसको कोई स्पेशल सर्विस देनी होगी चर्च को, या तो कोई तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी किसी होली प्लेस की। पर ये तो पुरानी बातें हो गई। जब से पोप लियो एक्स ने एक नया कार्यक्रम चालू किया जिसे पार्डन सर्टिफिकेट्स या इंडल्जेंसेस कहते हैं, इसके बाद तो कोई परेशानी नहीं है, आपको कोई स्पेशल सर्विस नहीं देनी, कोई स्पेशल सर्विस नहीं परफॉर्म करनी, किसी होली प्लेस का पिलग्रिमेज नहीं करना। बस आपको करना है तो क्या, एक मोटी सी रकम का दान किसको, चर्च को, और वहाँ से क्या इशू करा लेना है या क्या बाय कर लेना है, लेटर ऑफ इंडल्जेंस। बट नाउ दे कुड बी फ्रीड, अब वो फ्री हो जाएंगे फ्रॉम डूइंग पीनेंस। अब उन्हें पीनेंस, तपस्या वगैरह कुछ नहीं करना, उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, वो अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं बाय बाइंग अ लेटर ऑफ इंडल्जेंसेस। तो आई पूरी कहानी समझ में कि पहला तो इकोनॉमिक फैक्टर था, चर्च के पास बहुत प्रॉपर्टी हुआ करती थी, वो टीथ भी लगाते थे, पीटर स्पेंस के थ्रू भी बहुत बड़ा अमाउंट कलेक्ट करते थे अंडर द हेडिंग पीटर पेंस। और फिर हमने देखा कि पोप लियो 10 ने तो क्या भी स्टार्ट कर दिया। अगर मैंने कभी इसको एक्स बोल दिया हो तो बेटा ध्यान रखना, 10th है वो, है ना। पोप लियो 10 ने तो लेटर ऑफ इंडल्जेंसेस सेल करना चालू कर दिए। पहले ऐसा होता था कि अगर आप कोई पाप कर लो तो आपको किसी तीर्थ यात्रा पे जाना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपके पाप धुल जाए, कोई सर्विस देनी पड़ेगी। पर हमारे पोप लियो 10 ने तो क्या बोला, नहीं नहीं नहीं, आप तो बस पैसा दान कर दो चर्च को, सब हो जाएगा। फाइनली द चर्च ऑफिसेज वर गिवन टू हाईएस्ट बिडर। बाद में क्या हुआ बेटा, जो चर्च के ऑफिसेज थे वो किसको दिए जाने लगे, हाईएस्ट बिडर को। चर्च के ऑफिसेज के लिए भी बोली लगाई जाने लगी। और इस प्रैक्टिस को क्या कहा गया, सेमनी। क्या कहा गया इस प्रैक्टिस को, सेमनी। ये जितनी भी प्रैक्टिसेस थी ये रूलर्स को भी परेशान कर रही थी, कॉमन पीपल को भी परेशान कर रही थी, मतलब ऑल इन ऑल सारे ही लोग दुखी थे। अब हम पढ़ेंगे करप्शन इन द चर्च, कि भाई चर्च में क्या करप्शन, क्या भ्रष्टाचार हो रहा था। बेटा शुरुआत में क्या होता था
इन द बिगिनिंग, शुरुआत में जो क्लर्जी होते थे वो बहुत ही एग्जेम्पलरी लाइफ, मतलब बहुत ही आदर्शवादी जीवन जीते थे एंड कमांड ग्रेट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। अब क्योंकि आप एक आदर्शवादी जीवन जीते थे, जैसा लोग आपको समझ रहे हैं, आपका आचरण, आपका कैरेक्टर बिल्कुल वैसा ही है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगा। तो जो क्लर्जी हुआ करते थे उनकी बहुत रिस्पेक्ट थी सोसाइटी में, क्योंकि वो एक एग्जाम्पलरी, एक आदर्श जीवन जीते थे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम जाता गया, हम देखने लग गए कि जो क्लर्जी थे उनकी मोरालिटी ख़त्म होने लगी, है ना। वो कहीं कहीं कुछ ऐसे काम करने लग गए जो सही नहीं थे। चर्च की फंक्शनिंग में कहीं हमने देखा कि मॉरल डीके हुआ, किसका? क्लर्जी का। कुछ क्लर्जीमैन तो प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं पा पाए थे और क्लर्जी बन गए। मतलब कुछ क्लर्जीमैन में हम लोगों ने देखा कि उनके पास प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं था। कुछ क्लर्जीमैन ऐसे थे जो लग्जरियस लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, विलासिता भरा जीवन जी रहे थे। मतलब कॉमन पर्सन परेशान है और इनके पास सारे मीन्स ऑफ एंजॉयमेंट थे। इन्होंने अपनी रिलीजियस ड्यूटीज़ को नेग्लेक्ट किया। एक क्लर्जीमैन से, एक पादरी से, एक कर्मकांड करने वाले व्यक्ति से, पंडित से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया ये रिलीजियस ड्यूटीज़, जो धार्मिक कर्तव्य है, उनका तो पालन पूरा करेगा ना। पर यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारे क्लर्जीमैन थे वो भी नहीं कर पा रहे थे। कुछ के पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं, कुछ लग्जरी में अपना जीवन बिता रहे थे, विलासिता में अपना जीवन बिता रहे थे। जो प्रीस्ट थे वो प्रॉमिस करते थे साल्वेशन को इन एक्सचेंज फॉर फीस। भाई तुम मुझे इतना पैसा दे दो तो मैं मोक्ष की प्राप्ति में करा दूंगा। इज इट पॉसिबल कि भाई आप कोई भी कर्म करो, लास्ट में जाके एक क्लर्जी को थोड़ी बहुत फीस दे दो और आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी, आपको स्वर्ग मिल जाएगा? इम्पॉसिबल है। पर वो लोग ऐसे प्रॉमिस करते थे। दे कुड प्रोनाउंस आ मैरिज लॉफुल एंड अनलॉफुल। ये मैरिज को लॉफुल अनलॉफुल प्रोनाउंस करने की पावर रखते थे कि भाई ये मैरिज सही है, ये मैरिज गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। इनफैक्ट हर ट्रांजैक्शन की फीस लेते थे। हमारे जीवन से जुड़ा हुआ जितना भी मैटर होता था, बच्चा हुआ तो फीस दो, डेथ हुई तो फीस दो, आत्मा की शांति चाहिए तो फीस दो, आपके परिवार का कोई बहुत पहले अगर मर गया है उसकी आत्मा की शांति चाहिए तो फीस दो। भाई अरे कैसे थे ये लोग! ये प्रोनाउंस कर सकते थे किसी भी मैरिज को लॉफुल अनलॉफुल। इनफैक्ट ये हमारी डेली लाइफ के सारे ट्रांजैक्शन को अफेक्ट करते थे। बर्थ हुआ, डेथ हुई तो फीस देनी है। बर्थ से लेकर के डेथ तक हर जगह ये हमारी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालते थे। आपकी सोल, आपकी आत्मा को शांति चाहिए, वो लोग जिनकी डेथ बहुत पहले होगी उनकी आत्मा को शांति देना है, सबके लिए आपको क्या लगेगी? फीस। और ये जो प्रैक्टिसेस थी इन्हें सीवियरली क्रिटिसाइज किया गया, इन प्रैक्टिसेस का अपोज किया गया। फिर बेटा एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम होता है डेसिडेरियस इरास्मस। इरास्मस तो इतने महान होते हैं कि वो चर्च को फुल्ली एक्सपोज करते हैं, फुल्ली एक्सपोज करते हैं। डेसिडेरियस इरास्मस जो कि एक डच फिलोसफर थे, ह्यूमनिस्ट भी थे, उन्होंने पूरी तरीके से एक्सपोज किया है किसको? चर्च को, चर्च की अथॉरिटी को, क्लर्जीमैन को, अपनी बुक जिसका नाम था इन प्रेज ऑफ फॉली, एंड प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर रिफॉर्मेशन। डेसिडेरियस इरास्मस एक डच फिलोसफर थे, ह्यूमनिस्ट थे, इन्होंने बुरी तरीके से एक्सपोज किया चर्च को अपनी बुक इन प्रेज ऑफ फॉली में और रिफॉर्मेशन के लिए ग्राउंड बना दिया। रूलर्स रिसेंटमेंट, अब असंतोष तो रूलर्स के अंदर भी था, राजाओं के अंदर भी था, क्योंकि राजाओं के भी नहीं चलने देते थे पोप का इंटरफेरेंस पॉलिटिकल अफेयर्स में भी था। और इससे ऑब्वियस बात है, नेचुरली कोई भी किंग अपोज करेगा ही करेगा। वो स्ट्रांगली सपोर्ट करते थे, कौन? राजा लोग, किसको? रिफॉर्मेशन मूवमेंट को, क्योंकि राजाओं को भी पता था भाई राजा हम है, चल। तो बेटा जो किंग हुआ करते थे वो सारे के सारे किंग डिफरेंट कंट्रीज के, जहाँ जहाँ पर भी रिफॉर्मेशन मूवमेंट हुए, किंग्स ने रिफॉर्मेशन मूवमेंट को फुल्ली सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया? टू वीकन द चर्च। देखो चर्च बहुत ज़्यादा उछलने कूदने लग गए थे। राजों को लगा भाई तुम धर्म का काम करो, पॉलिटिक्स राजनीति मैं देख लूँगा, पर चर्च बोले नो, सब हमारा है। तो राजाओं ने जहाँ जहाँ रिफॉर्मेशन मूवमेंट चला
उसे सपोर्ट किया टू वीकन द पावर ऑफ द चर्च, टू वीकन द चर्च। अर्ली 13th सेंचुरी में जो रूलर्स थे यूरोप के, वो क्वेरल करने लगे, लड़ाइयाँ होने लगी उनकी पोप के साथ ओवर द रॉयल राइट टू टैक्स और चर्च प्रॉपर्टी। चर्च के पास इतनी जो प्रॉपर्टी आती जा रही थी उसके ऊपर राजा उन पर क्वेश्चन पूछने लगा, भाई क्यों, कैसे। फिर जो रॉयल राइट टू टैक्स थे, राजाओं के पास जो टैक्स कलेक्शन के जो राइट थे, इस पर राजा और पोप के बीच में होने लग गई लड़ाइयाँ। जो राइवलरी थी वो कैसे ख़त्म हुई? विद द डिफीट ऑफ पपेसी। पोप लोग हारे, राजा लोग जीते। डिफीट हुई किसकी? पपासी की। पपासी की हुई डिफीट, हार। क्यों लड़ रहे थे राजा और चर्च? क्योंकि चर्च के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती जा रही थी और जो रॉयल राइट टू टैक्स थे, ये दो मैटर ऐसे थे जिससे पोप और किंग लड़ने लगे। जीत हुई किंग की, डिफीट हुई पपासी की। जो फ्रेंच किंग थे फिलिप IV, उन्होंने तो पोप क्लीमेंट V को कहा कि अपने हेडक्वार्टर को छोड़ो, रोम में जो तुम्हारा हेडक्वार्टर छोड़ के भागो। तो वो कहाँ गए? एविग्नन इन फ्रांस। फिर वो एविग्नन इन फ्रांस में रहने लगे। फ्रेंच किंग फिलिप IV ने पोप क्लीमेंट V को कहा कि तुम अपना हेडक्वार्टर छोड़ के चले जाओ, नहीं तो मैं बहुत बुरा करूँगा तुम्हारे साथ, जाओ जाके रहो एविग्नन फ्रांस में। When the latter interfered in the former's political affairs, जब पोप क्लीमेंट V ने पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेरेंस किया, फिलिप IV ने उन्हें बोला भागो यहाँ से, छोड़ दो चर्च, रोम छोड़ो, कहाँ जाओ? एविग्नन जाके रहो। ऐसे बेटा इंग्लैंड के जो किंग हेनरी VIII थे वो भी पोप की ज़्यादा सोचते नहीं थे, बोलते भागो, हट, कुछ भी काम करते हो, कुछ भी बोलते हो, अपना काम करो, हमारे काम में इंटरफेयर नहीं करो। ही गॉट द चर्च लैंड्स इन 1536। 1536 में चर्च की ज़मीनें ले ली राजा ने और एक एक्ट पास कर दिया फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मोनेस्ट्रीज। जितनी भी मोनेस्ट्रीज वगैरह बनाई थी चर्च ने, उन सबको डिसॉल्व करो। जो स्मॉल मोनेस्ट्रीज थी जिनकी इनकम कम थी यूरो 200 से, यूरो का साइन नहीं, पॉन्ड का साइन है, सॉरी पाउंड। सो हाँ, इन्होंने कहा कि भाई जो छोटी छोटी मोनेस्ट्रीज़ हैं जिनकी इनकम 200 पाउंड से कम है, उन्हें तो बंद ही कर दो, और इनकी जो बिल्डिंग्स हैं, जो ज़मीन है, जो पैसा है, तो क्राउन के पास चला जाए। फिर से ध्यान से सुनो, राजा हेनरी VIII जो इंग्लैंड के थे वो भी चर्च के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं थे, बिल्कुल चिंता ही नहीं करते थे। इन्होंने चर्च की ज़मीनें ले ली। 1536 में एक एक्ट पास कर दिया कि डिसोल्यूशन कर दो मोनेस्ट्रीज़ का। जो स्मॉल मोनेस्ट्रीज़ हैं जिनकी इनकम पाउंड 200 से भी कम है, उन्हें बंद कर दो। उनकी ज़मीनों को, उनकी बिल्डिंग को, उनके पैसे को सब किसको दे दो? क्राउन को दे दो, राजा को दे दो, मतलब हेनरी VIII को दे दो। बाय अनदर एक्ट एक और एक्ट पास किया 1539 में, जहाँ पर लार्जर मोनेस्ट्रीज़ को भी क्लोज कर दिया। देख रहे हो कितने अच्छे थे ये राजा। बाय द एक्ट ऑफ 1539 लार्ज मोनेस्ट्रीज़ को भी क्लोज कर दिया गया। जो मोनेस्ट्रीज़ थी वो रिमाइंडर थी द पावर ऑफ कैथोलिक चर्च, जिसे हम बोलते हैं बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़। ऐसे ही चर्च की भी मोनेस्ट्रीज़ होती थी, और चर्च की मोनेस्ट्रीज़ को किस तरीके से देखा जाता था? चर्च की पावर की तरह। उन्हें बोला चर्च की पावर को ही ख़त्म कर दो, बंद करो। लार्ज स्मॉल सारी मोनेस्ट्रीज़ को बंद कर दिया। इसके अलावा जो मोनेस्ट्रीज़ थी वो वेल्दिएस्ट इंस्टीट्यूशन हुआ करती थे कंट्री के। सबसे ज़्यादा पैसा वैसा किसके पास ही होता था? मोनेस्ट्रीज़ के पास ही होता था। ये वेल्दिएस्ट, सबसे ज़्यादा पैसे वाला इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे कंट्री में। किंग हेनरीज लेविश लाइफ स्टाइल अलॉन्ग विथ हिज वॉर्स हैड लेड टू लैक ऑफ मनी। किंग हेनरी की बहुत ही लेविश लाइफ स्टाइल थी, बहुत सारे युद्ध लड़ते थे तो उनके पास हो गई थी पैसे की कमी, तो इन्होंने मोनास्टिक सिस्टम को ख़त्म किया। हेनरी कुड एक्वायर ऑल द वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, सारी वेल्थ खुद के पास रख ली, और इसी टाइम पॉप के इन्फ्लुएंस को भी कम कर दिया। बेटा यहाँ पर हम ख़त्म कर रहे हैं हमारे पार्ट 1 को। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट्स अगेंस्ट द चर्च।